Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. And today is our fifth lecture for the course of Prestressed Concrete. This course is generally for MSc Civil Engineering, and I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 5 and week number 5. So the topic of today's lecture is partial loss of prestress or prestressing losses. कि जब हम एक मेंबर को प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, मेंबर के अंदर इंड्यूस कराते हैं, तो मेंबर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा होता है और वो समहाउ रिकवर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा भी चुका होता है। सर्टेन लेवल तक वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। तो उस वैल्यू को बेसिकली हम इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग वैल्यू और जो फाइनल आफ्टर फ्यू ईयर्स वो जितना रिकवर हो जाता है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, उस वैल्यू को बेसिकली हम लॉस कंसिडर करते हैं। और लॉसेस के कौन कौन से टाइप्स हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं। सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हमने प्रीस्ट्रेस कंक्रीट को डिस्कस किया, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग कंक्रीट। उसके बाद हमने प्रीस्ट्रेसिंग के डिफरेंट मेथड्स, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग मेथड्स डिस्कस किए। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टेंडन प्रोफाइल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग, कि डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वेजेस क्या होती हैं, इंकरेजेस क्या होते हैं, प्रीस्ट्रेसिंग के लिए कौन कौन सी असेंबलीज और डिवाइसेस की ज़रूरत होती है हमें। उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस भी डिस्कस किए। देन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स जो कि हम नॉर्मली प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के अंदर डिस्कस करते हैं या यूज़ करते हैं। एंड व्हाट इज़ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील भी हमने डिस्कस किया। And what are the codes and standards which are suggested for the any type of pre-stressing steel जो हम यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए हमारे पास specifications and guidelines क्या होती हैं। So in our today's lecture we will discuss about the partial loss of pre-stress or pre-stressing losses, कि losses basically किस तरह से emerge होती हैं, किस तरह से हमारी जो एक level of pre-stressing है उसको affect करते हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास कि प्रीस्ट्रेस बेसिकली इज टू इंड्यूस द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और इंटरनल स्ट्रेसेस इनटू द मेंबर, जिसकी वजह से मेंबर जो है, जब आप इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस कराते हैं, मेंबर अपनी एक जो है वो नेगेटिव स्ट्रेसेस की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर केम्बर जनरेट करता है, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल रीइंफोर्स कंक्रीट के अंदर जो अपवर्ड फाइबर है, टॉप फाइबर है, बेसिकली वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस शो करा रहा होता है और बॉटम फाइबर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस फेस कर रहा होता है। लेकिन प्रीस्ट्रेसिंग की वजह से हमारी जो नीचे वाली जो टेंसाइल फाइबर स्ट्रेसेस हैं बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस के ऊपर, वो शिफ्ट हो जाती हैं टूवर्ड्स द अपवर्ड फाइबर स्ट्रेसेस। इस वजह से जो हमारा अंडर फुली सर्विस लोडिंग कंडीशन हमारा जो मेंबर है वो एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर फेस करता है उन लोडिंग्स को, और एक उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसकी सर्विसेबिलिटी, उसकी जो एक परफॉर्मेंस है, स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस, वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। सो व्हाट इज प्रीस्ट्रेस लॉसेस? It is a well-established fact that the initial pre-stressing force applied to the concrete elements undergoes a progressive process of a reduction over a period of approximately 5 years. कि एक इसका सिंपल एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक बंदा अपने दोनों हाथों से एक रबर, इलास्टिक रबर जो है उसको खींचता है, फुल एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है। अब उसको कहा जाए कि आप इस पुलिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद दोनों हाथों को आप एक सिग्निफिकेंट एक लेवल ऑफ जो आपने खींच रखी है उस लेवल के ऊपर आप उसको कंटिन्यूअसली खींच के रखें, तो सर्टेन लेवल या सर्टेन टाइम के बाद ऐसा होगा कि उसके दोनों हाथ जो है वो कांपना स्टार्ट कर देंगे, और क्योंकि रबर का जो प्रेशर है वो उसको थका देता है और वो वापस एट द एंड वो रिलीज कर देता है या रबर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से हमारा जब प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन जब हम इंड्यूस कराते हैं किसी भी कंक्रीट के एलिमेंट के अंदर, तो वो एलिमेंट या प्रीस्ट्रेसिंग बार वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा होता है और समहाउ वो चला भी जाता है। तो जो एट द टाइम ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग हमने वैल्यू प्रोवाइड किया था, दैट प्रीस्ट्रेसिंग लेवल या इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग वैल्यू, और कुछ अरसे के बाद जो रिकवर हुआ या वापस ओरिजिनल पोजीशन में जाने में जो लॉसेस डेवलप हुए, उन वैल्यूज को बेसिकली हम लॉसेस कंसीडर करते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, कि जब आप एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट को आपने एक डिज़ाइन एज स्पेसिफिकेशंस के तहत जब आपने एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया, तो लेवल ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग आपने डिसाइड उस तरह से करनी है कि यू हैव टू कंसीडर द प्रीस्ट्रेसिंग लॉसेस।
अदरवाइज अगर आप प्री-स्ट्रेसिंग लॉसेस को कंसीडर नहीं करते तो जो आपने लेवल प्रोवाइड किया है वो आफ्टर फ्यू इयर्स वो लॉसेस की वजह से उसकी लेवल ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग रिड्यूस हो जाती है और मेंबर जो पर्पस था वो पर्पस अचीव नहीं कर पाता और वो वेरी कर रहा होता है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कि आपने ये सारी स्टेजेस कंसीडर करनी होती है while डिजाइनिंग while considering any type of pre-stressed concrete element. So loss is basically a difference between the initial pre-stress and the effective pre-stress. Initial pre-stress at the time of pre-stressing और कुछ अरसे के बाद जो इफेक्टिव प्री-स्ट्रेस बच जाती है उस एलिमेंट के अंदर, वो प्री-स्ट्रेस दोनों के दरमियान जो एक रेशो है या दोनों के दरमियान जो वैल्यू के अंदर डिफरेंस है, दैट डिफरेंस बेसिकली इज नोन एज अ प्री-स्ट्रेसिंग लॉसेस. अब प्री-स्ट्रेस लॉसिंग के क्या क्या मजीद टाइप्स हैं या वो किस तरह से स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है. द लॉसेस ऑफ प्री-स्ट्रेस अफेक्ट द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर. कि ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो टोटली रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द प्री-स्ट्रेसिंग लॉसेस. एंड सेकेंडली इट अफेक्ट्स द सर्विसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. सर्विसिबिलिटी किस तरह से इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसेस, कि हमारा जो पर्पस क्या था कि टेंसाइल जो स्ट्रेसेस हैं बॉटम फाइबर के ऊपर उनको प्री-स्ट्रेसिंग शिफ्ट करता है फ्रॉम द बॉटम फाइबर टू द अपवर्ड फाइबर टू द टॉप फाइबर, क्योंकि नेगेटिव कैम्बर जनरेट हो रहा है. तो ये स्ट्रेसेस बेसिकली आपके जब रिड्यूस हो गए तो आपका पर्पस ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग खत्म हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है सिग्निफिकेंटली. एंड सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग, प्री-स्ट्रेसिंग का जो पर्पस होता है वो हमारी अंडर सर्विस लोडिंग हम क्रैकिंग को अवॉइड करते हैं. वो क्रैकिंग जो है वो सर्विस लोडिंग के बाद एक्स्ट्रा लोडिंग जब वो कैरी कर रहा होता है तब क्रैकिंग जनरेट हो सकती है. अगर आपकी लेवल ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की गई, लॉसेस ज़्यादा जनरेट हो गए तो क्रैकिंग आपकी अंडर सर्विस लोडिंग भी अपीयर हो सकती है. देन वी हैव अ कैम्बर एंड डिफ्लेक्शन. कैम्बर जो नेगेटिव अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो कैम्बर जनरेट हो रहा है, जो डिफ्लेक्शंस हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं. नाउ एसेंशियली द रिडक्शन इन द प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स कैन बी ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज. के प्री-स्ट्रेसिंग लॉसेस को दो कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. नंबर वन कैटेगरी इज द इमीडिएट लॉसेस. इमीडिएट लॉसेस वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्रेसिंग कि जैसे आपने प्री-स्ट्रेसिंग अप्लाई की उसी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान कोई लॉसेस अपीयर हो जाए, दैट लॉसेस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इमीडिएट लॉसेस. occur during the fabrication or construction process, pre-stressing of tendons and transfer of pre-stress to the concrete member. कि जब आप लगा रहे हो, जिस वक्त आप pre-stressing प्रोवाइड कर रहे हो, जिस वक्त आप pre-stressing को ट्रांसफर कर रहे हो into the concrete member, exactly उसी टाइम के ऊपर अगर pre-stressing का कोई लॉस अपीयर हो जाए, that comes in the category of immediate losses. उसके अंदर मजीद हमारे पास immediate losses की कैटेगरीज क्या हैं? Elastic shortening of concrete, anchorage losses and frictional losses. ये तीनों जो कैटेगरीज हैं या तीनों जो लॉसेज हैं ये कम आते हैं आपके इमीडिएट लॉसेज के अंदर. देन सेकंड इज द टाइम डिपेंडेंट लॉसेज, जिसके अंदर आपका एक लॉन्गर टाइम चाहिए, लॉन्गर रन एक पीरियड चाहिए जो कि लॉन्गर रन पीरियड आपके प्री-स्ट्रेसिंग को डैमेज करता है या अफेक्ट करता है, उसकी लेवल ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग को रिड्यूस करता है. टाइम डिपेंडेंट लॉसेज बेसिकली आर क्रीप एंड श्रिंकेज, जो कि दोनों कंक्रीट से कनेक्टेड हैं. कंक्रीट जो है बेसिकली विद द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर रन के अंदर, लॉन्गर पीरियड के अंदर कंक्रीट के अंदर डिफॉर्मेशंस आती हैं, चेंज आती है. तो टाइम डिपेंडेंट लॉसेज जो है वो ड्यू टू क्रीप भी हो सकती हैं, ड्यू टू श्रिंकेज भी हो सकती हैं एंड ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द टेम्परेचर ऑन द स्टील. स्टील के अंदर जो टेम्परेचर या एक लॉन्गर रन पीरियड की वजह से स्टील इटसेल्फ रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है और उस रिलैक्सेशन की वजह से लॉसेज जनरेट होती हैं. दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टाइम डिपेंडेंट लॉसेज. तो तीन टाइप्स हैं हमारे इमीडिएट लॉसेस के अंदर और तीन जो टाइप्स हैं वो है हमारे टाइम डिपेंडेंट लॉसेस के अंदर. नाउ व्हाट आर द टाइप्स अकॉर्डिंग टू टाइम, कि प्री-स्ट्रेसिंग लॉसेस के कौन से टाइम के हिसाब से कौन से टाइप्स हैं. वो दो किस्म हैं जैसे हमने डिस्कस किया, इमीडिएट लॉसेस हैं, टाइम डिपेंडेंट लॉसेस हैं. कि टाइम से रिलेटेड प्री-स्ट्रेसिंग के जो इमीडिएट लॉसेस हैं वो कौन से, इलास्टिक शॉर्टनिंग है, फ्रिक्शन है एंड क्रीप है. और टाइम डिपेंडेंट लॉसेस के अंदर आपका क्रीप आ जाता है, श्रिंकेज आ जाता है एंड रिलैक्सेशन आ जाता है. उसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल, कि लॉसेस जो है कंक्रीट की वजह से कौन से होते हैं, इलास्टिक शॉर्टनिंग होती है, क्रीप होता है और श्रिंकेज होता है. ये तीनों जो है वो लॉसेस कंक्रीट की वजह से डेवलप होती हैं. और जो स्टील की वजह से लॉसेस डेवलप होती हैं दैट आर फ्रिक्शन, एंकरेज स्लिप एंड स्टील रिलैक्सेशन. तो तीनों जो दोनों मटेरियल्स हैं वो तीन डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लॉसेस प्रोड्यूस करवाते हैं एलिमेंट के अंदर, और ये कंपोजिटली ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो परफॉर्मेंस है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं. नाउ लॉसेस इन वेरियस प्री-स्ट्रेसिंग सिस्टम्स,
कि जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल बात करें इलास्टिक शॉर्टनिंग की, तो इलास्टिक शॉर्टनिंग जो है वो आपका प्री टेंशनिंग के केस के अंदर भी होता है और समहाउ पोस्ट टेंशनिंग केस के अंदर भी इलास्टिक शॉर्टनिंग हो सकती है। ये इलास्टिक शॉर्टनिंग बेसिकली किस तरह से नहीं हो सकती पोस्ट टेंशनिंग केस के अंदर? नो इफ ऑल द केबल्स आर साइमल्टेनियसली टेंशन, कि अगर आपके तमाम जो केबल्स या टेंडन्स हैं उनको एक ही वक्त के ऊपर अगर आप पुलिंग फोर्स अप्लाई करके टेंशनिंग अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस के अंदर जो है वो इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस जो है वो पोस्ट टेंशनिंग केस के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर वायर्स को आप 1 by 1 करके या 2 by 2 पेयर्स के अंदर अगर आप उनके अंदर पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस के अंदर भी पोस्ट टेंशनिंग मेथड के अंदर भी इलास्टिक शॉर्टनिंग अपीयर होती है। एंकरेज स्लिप प्री टेंशनिंग के अंदर पॉसिबल नहीं होता। फ्रिक्शन लॉसेस भी यहाँ पे बहुत कम होते हैं, लेकिन पोस्ट टेंशनिंग के अंदर ये दोनों लॉसेस जो है वो अपीयर होते हैं। क्रीप टेंशनिंग के दोनों केसेस के अंदर अपीयर होता है। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील भी दोनों केसेस, दोनों मेथड्स के अंदर ये अप्लाई होता है, अपीयर होता है, कहने का मकसद। So what are the AASHTO LRFD specifications? के AASHTO और LRFD specifications क्या कहती हैं? For lump sum estimates following conditions should be met, कि first condition आपकी कम से कम क्या होनी चाहिए कि members that are post tension members must not be a segmental continuous members with a spans less than 160 feet and concrete stressed at an age of 10 to 30 days, कि कम से कम पोस्ट टेंशन नॉन सेगमेंटल मेंबर जिनकी लेंथ अगर आप कम से कम जो है वो 160 फीट तक प्रोवाइड कर रहे हो और कंक्रीट के अंदर आप टेंशनिंग जो जनरेट कर रहे हो कम से कम 10 से 30 डेज के दरमियान स्ट्रेसिंग डेवलप करनी चाहिए। सेकंड, इन प्री टेंशनिंग केस के अंदर अगर आपकी जो कंक्रीट है उसके अंदर आप टेंशनिंग डेवलप कर रहे हो, प्री स्ट्रेसिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो, कम से कम जो है वो कंक्रीट आपका स्ट्रेंथ 3500 psi तक अचीव कर चुका हो, उसके बाद आप स्ट्रेंथ या प्री स्ट्रेसिंग जो है वो डेवलप करें। मेंबर्स मस्ट बी मेड फ्रॉम द नॉर्मल वेट कंक्रीट, क्योंकि अभी तक जो बाकी अदर टाइप्स ऑफ कंक्रीट्स हैं, लाइट वेट कंक्रीट हो गया, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट हो गया, जो आपके अदर एडमिक्सचर्स या मिनरल एडमिक्सचर्स यूज करके जो कंक्रीट बनाए जाते हैं, उनके इसके अंदर जो है वह स्टिल अ लॉट ऑफ रिसर्च की जरूरत है, ज़्यादातर एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। मेंबर्स के नॉट बी स्टीम क्योर्ड और नॉट मॉइस्ट क्योर्ड, ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर आप एक जो प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग मेथड अप्लाई कर रहे हो, इंकरेजेस वगैरह लगी हुई हैं, तो उस केस के अंदर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द क्यूरिंग मेथड, कि डायरेक्टली आपने पानी अप्लाई नहीं करना या स्टीम क्वायरिंग या क्यूरिंग जो है वो टेम्परेचर अप्लाई नहीं करना स्टीम का, क्योंकि ये हमारे जो टेम्परेचर है या वाटर है या कि जो स्टील टेंडन्स हैं बेसिकली प्री स्ट्रेसिंग स्टील है उसको वो डैमेज कर सकता है। वहाँ पे हमारे पास अदर मेथड्स भी हैं क्यूरिंग के, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। द प्री स्ट्रेसिंग स्टील मस्ट बी अ नॉर्मल और लो रिलैक्सेशन स्टील, कम से कम जो स्टील आप यूज़ कर रहे हो वो लो रिलैक्सेशन स्टील होना चाहिए। एंड देन देयर मस्ट बी एन एवरेज एक्सपोजर कंडीशंस एट द साइट, कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, कम से कम जो है वो डायरेक्टली सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो हमने अवॉइड करना है इन केस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग या पोस्ट टेंशनिंग मेंबर्स आप बना रहे हो या प्री टेंशनिंग मेंबर्स बना रहे हो उस केस के अंदर। तो ये जनरल स्पेसिफिकेशंस हैं AASHTO की तरफ से, रिकमेंडेड वैल्यूज हैं या रिकमेंडेड सजेशंस हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली फॉर एवरेज स्टील एंड कंक्रीट प्रॉपर्टीज टेबुलेटेड परसेंटेजेस मे बी टेकिंग एज अ थंब रूल वैल्यूज। थंब रूल लॉसेस वैल्यूज हम डायरेक्टली अडॉप्ट भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली जो है वो मेथड या जो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस नहीं कर रहे, तो थंब रूल्स के जरिए आप लमसम वैल्यूज को भी चूज कर सकते हैं। इवन इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग, लमसम वैल्यूज सजेस्टेड हियर आर फॉर इलास्टिक शॉर्टनिंग वी हैव 4% इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग एंड 1% इन केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग। ये नॉर्मल लॉसेस हैं जो थंब रूल है, या एक किस्म का यूं समझ लो कि लमसम लॉसेस जो बेस्ड ऑन ह्यूज एक्सपीरियंस रिसर्चर्स की तरफ से या इंजीनियर्स या डिजाइनर्स की तरफ से सजेस्टेड वैल्यूज हैं। creep of concrete 6% in case of pre-tensioning and 5% in case of post-tensioning, shrinkage 7% and 6%, steel relaxation 8% and 8% in both methods, and total losses due to जो इन pre-tensioning method बेसिकली इन तमाम mechanisms की वजह से total losses जो है वो pre-tensioning में 25% होते हैं और post-tensioning के अंदर lump sum losses जो है वो 20% तक भी ऑब्जर्व किए गए हैं। तो ये थे हमारे पास एक थंब रूल के हिसाब से जो वैल्यूज थी, लमसम वैल्यूज थी। हम डायरेक्टली भी चूज कर सकते हैं किसी भी डिजाइन के अंदर। लेट सपोज कंसीडर 20% लॉसेज इन केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग या 25% इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग। लेकिन एज ए इंजीनियर हमें एक्यूरेट मेथड्स भी पता होने चाहिए कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दीज टाइप्स ऑफ लॉसेज।
उसके बाद आस्टो लमसम लॉसेस किस तरह सजेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अ टाइप ऑफ स्टील, हमारे पास एक प्री टेंशनिंग स्ट्रैंड्स हैं। अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ अप टू 4000 psi है और अगर आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ अप टू 5000 psi है तो प्री टेंशनिंग स्ट्रेंथ जो स्ट्रैंड है उसके अंदर 45000 psi तक भी जो है वो लॉसेस जनरेट हो सकती हैं। और वो एक पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रैंड वायर या स्ट्रैंड के अंदर अप टू 32000 नॉर्मल कंक्रीट के लिए और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए 33000 psi तक लॉसेस जनरेट हो सकता है। और बार्स के अंदर 22000 और 23000 तक जो है वो लॉसेस जनरेट हो सकते हैं पॉसिबली। ये हमारे पास डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं फ्रॉम द कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आते हैं इमीडिएट लॉसेस के अंदर। अब हम जो मजीद लॉसेस हैं उनको एलिब्रेट करते हैं